आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो चल रहा था, आपका सेक्शन 23 चल रहा था। 23 से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पिछली बार आपका जो क्वेश्चन बना था वह आपका हेडिंग ही बन गया था कि 20 जो पिछली बार यूपीजे में बना था क्वेश्चन, वह आपका डायरेक्ट हेडिंग ही बन गया था और आपका पूछ लिया था कि धारा 23 में क्या लिखा गया है। तो दो तीन नियम पहले याद रखिए कि सेक्शन 23 में, यानी कि अगर कोई करार सेक्शन 23 के तहत आ जाता है तो वह एग्रीमेंट इलीगल यानी कि अवैध होगा और अवैध होने के बाद वह शून्य होगा। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन जो बनता है कि कौन सही है कौन नहीं, तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रत्येक अवैध करार शून्य होता है। ये वाक्य अक्षरशः सब सही है, शब्दशः सही है। अब दे देगा अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, आपका माने कुछ भाग सही है कुछ भाग गलत, ऐसा नहीं, पूर्णतः सत्य है। प्रत्येक अवैध करार शून्य होता है, यानी कि आपका ये वाक्य अक्षरशः क्या है, सत्य है या पूर्णतः सत्य है। फिर उल्टा इसके चलिए, प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होता, ये वाक्य भी अक्षरशः क्या है, सत्य। भाई ये भी सत्य है कि प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होता। क्यों सत्य है? क्योंकि कुछ करार आपका कह सकते हैं कि आपका माने शून्य है लेकिन अवैध नहीं है, और कुछ करार शून्य है क्योंकि वे अवैध है। तो अवैध कब माने जाएंगे? तो यदि वह करार सेक्शन किस में आ जाए, 23 में। इसके अलावा जो करार होंगे वह शून्य भले घोषित किए गए हों लेकिन अवैध नहीं। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है बाजी करार पर एक क्वेश्चन, वाइजरिंग एग्रीमेंट अवैध है शून्य है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, अवैध नहीं है लेकिन शून्य जरूर है। फिर एक बार देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आ जाए पैरी डिलिक्टो का सिद्धांत, ये पूछा जाता है। तो अगर ये पूछे कि पैरी डिलिक्टो का सिद्धांत आपका कहाँ समाहित है, तो आप 23 सेक्शन मारिएगा, यानी कि धारा 23। यानी कि पैरी डिलिक्टो का मतलब होता है समदोष का सिद्धांत। तो समदोष का सिद्धांत क्या कहता है, ये भी समझ लीजिए। समदोष के सिद्धांत के अनुसार यदि करार के दोनों पक्षकारों का फाल्ट या दोष बराबर हो तो कानून उनके बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यानी कि अगर दोनों दोषी हैं तो क्या कानून उनके बीच कोई हस्तक्षेप करेगा कि नहीं? तो कानून उनके बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आपका दूसरा नियम आया। तीसरा नियम, इसको साम्या से जोड़ा जाता है, और जो साम्या से जोड़ा जाता है कि साम्य चाहने वालों को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। यानी कि अगर दोनों पक्षकारों के हाथ गंदे हैं, दोनों पक्षकारों ने अवैध काम किया है और आ गए कोर्ट में, तो न्यायालय क्या किसी की सहायता करेगा कि मना कर देगा? सहायता करने से मना कर देगा। इसमें लुटेरों का मामला पूछा जाता है। बिहार में दो लुटेरे थे, एक लूट किए, लूट के माल को ले बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। एक लुटेरा कोर्ट में चला गया, तो क्या दोनों के हाथ गंदे थे कि सही थे? गंदे थे। तो कोर्ट बंटवारा कराएगा कि जेल भेजेगा? आए हो लूट करके यहाँ बंटवारा कराने। यानी कि आए हो क्यों मौर्य जी? आए हो तफरी मचा के यहाँ पढ़ने, जाओ वही तफरी मचाओ। कहाँ तफरी मचाओ मौर्य जी, बताइए। स्थान भी बता दीजिए मौर्य जी। रुकिए नोट्स निकाले ने दीजिए भाई, एक दो पॉइंट छूटे ना।
कहाँ नोट्स, इतना कॉपी किताब हो गया कि इसी में दब जा रहा है। अब कब किसकी आवश्यकता पड़ जाती है ये भी समस्या है ना, कब कौन हथियार चलाना पड़े ये समझ। तो कहाँ तफरी मचा कर आए हम, और आज बता दीजिए। चलिए भाई, देखिए आपका आगे भाई, अब आगे देखिए आपका। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया। तीसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, आपका तब शुरू किया जाए कानून, कि पब्लिक पॉलिसी, अगर कोई करार लोक नीति के विरुद्ध है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो वह करार अवैध होगा, और अवैध के बाद क्या हो जाएगा, शून्य। तो पहले अवैध की पहले शून्य आएगा। तो पहले पुत्र जन्म लेगा कि पिता आएगा, पिता आएगा तब पुत्र जन्म लेगा। तो पहले अवैध, उसके बाद का परिणाम क्या होगा, शून्य। ये भी हो सकता है पूछ ले, पहले अवैध की पहले शून्य, शून्य नहीं, पहले पहले क्या आएगा, अवैध। अब आखिर सेक्शन 23 जो आपका दिया गया है, इसको थोड़ा आपका, कब करार का उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण माना जाएगा, कब विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 23 में दिया गया है। लॉफुल कब माना जाएगा, अनलॉफुल कब माना जाएगा, इसको एक और कोरिलेट कर लीजिएगा। आप कह सकते हैं कि आईपीसी से, अनलॉफुल असेंबली से, वहाँ विधि विरुद्ध जमाव है, अवैध सभा है, आईपीसी की धारा 141 में। तो कम से कम कितने लोग जुटे हों, 5, और कितने उद्देश्यों में से एक की पूर्ति के लिए, 5। तो हम उस सभा को आईपीसी के तहत क्या कहेंगे, अवैध सभा या अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 141। हाँ, आप अगर टीपीए में जोड़ना चाहते हैं तो 23 के समान ही एक धारा 25 है, यानी कि कब शर्त भी शून्य और अंतरण भी क्या होगा, शून्य। जो बातें आपका 23 में हम अब बताने वाले हैं, लगभग वही बातें आपका 90% टीपीए की 21 धारा में मिलती है 25 में। अब देखिए क्या क्या है। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि। अब इसका मतलब ये हुआ कि सभी करारों का उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण यानी कि वैध है, सिवाय जबकि। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पॉइंट नीचे दिए गए हैं, अगर करार का उद्देश्य या प्रतिफल उन पॉइंटों में आ जाता है तो वह करार का उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं होगा, यानी कि अविधिपूर्ण होगा, अनलॉफुल होगा, या अंतिम में अवैध होगा। लेकिन अगर कंपटीशन में आता है तो पहला वरीयता अवैध न दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको सतर्क कर रहा हूँ कि पहली वरीयता बेर की भाषा को विधिपूर्ण या विधिपूर्ण नहीं है, यानी कि लॉफुल या अनलॉफुल। इलीगल ना मार दीजिएगा, इलीगल आपका ये शब्द न रहे विधिपूर्ण अविधिपूर्ण तब मारिएगा। लेकिन पहला आपका इलीगल नहीं, पिछली बार ये क्वेश्चन भरमाने के लिए दिया था, वह विधि द्वारा निषिद्ध है। पहला देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कोई करार किया गया है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, उस कार्य को कानून करने पर क्या लगाता है, रोक लगा देता है, और वही कार्य करने का आप करार करते हैं, तो वह आपका जो करार होगा वह विधिपूर्ण होगा कि नहीं, नहीं होगा, अर्थात वह करार अवैध होगा, और अवैध होने के कारण क्या होगा, सुन। तो कुछ तो आपका नियम बताइए, एक दो उदाहरण, कि जिनको करने पर कानून ने रोक लगा दिया है वहीं कार्य करने का आप करार करते हैं। इसका उत्तम उदाहरण टीपीए की धारा 6 में मिल जाएगा। कि धारा 6 में कुछ कार्य, कुछ संपत्तियों के अंतरण पर कानूनन क्या है, तो बताइए कितने प्रकार की संपत्तियां पूछा गया, 10।
कुल 10 प्रकार की धारा 6 में संपत्तियां हैं जिनके अंतरण पर क्या लगाया गया है, रोक। अगर वही संपत्तियां अंतरण करने का आप करार करते हैं तो वह करार विरुद्ध होगा, यानी कि अनलॉफुल होगा। अनलॉफुल का मतलब अवैध होगा, और अवैध होने के कारण क्या होगा, शून्य। आपका ये याद रखिए। इसके बाद दूसरा देखिए, आपका दूसरा जो आपका पूछा जाता है वह ऐसी प्रकृति का है कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कानून द्वारा उस बात को करने से मना नहीं किया गया है, रोका नहीं गया है, लेकिन अगर कानून उस बात को मान्यता दे तो कानून का जो उद्देश्य होगा, उसका जो उद्देश्य होगा वह क्या हो जाएगा, विफल। इसका उत्तम उदाहरण जमानत का मिलता है। केस आपका लिखा गया है नोट्स में, फतेह सिंह बनाम सांवल सिंह, नहीं फतेह सिंह नहीं भाई, सांवल सिंह है भाई। देखिए नोट्स में आपका गलत है, इसको कोई भाई फतेह सिंह बनाम फतेह सिंह लिखा गया है, आपका फतेह सिंह बनाम फतेह सिंह नहीं है, दूसरा है। उसमें देखिए पुराना नोट्स में किताब, एक सेकंड। लिखिए फतेह सिंह बनाम सांवल सिंह है, उसको नोट्स जिनके पास हो भाई, आपका फतेह सिंह बनाम फतेह सिंह लिखा गया नोट्स में, उसको सुधार कर लीजिए जो लोग नया नोट लिए हैं। फतेह सिंह बनाम सांवल सिंह है, सांवल सिंह। देखिए इसमें हुआ क्या, ए ए की जमानत बी ने लिया, ए ने बी से करार किया कि हे बी तुम मेरी जमानत ले लो आपका, और जो पैसा जमानत के रूप में तुम दोगे वह मैं पैसा तुम्हें दूंगा। तो अगर ये कानूनन ये करार प्रतिषिद्ध नहीं है, लेकिन अगर इस करार को लागू किया जाए तो जमानत का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इस प्रकार तो अभियुक्त प्रत्येक जमानत खरीद लेंगे और जमानतदारों की जो गारंटी होती है उससे जमानतदार क्या हो जाएंगे, मुक्त। जबकि जमानत का उद्देश्य है कि जमानतदार अपने ऊपर क्या ले, जिम्मेदारी, कि जब जब न्यायालय बुलाएगा हम अभियुक्त को क्या कराते रहेंगे, हाजिर। तो ये अगर करार किया जाए कि तुम पैसा लेकर हमारी जमानत ले लो, हम जो पैसा तुम लगाओगे जमानत में मैं दूंगा, तो कानूनन रोक नहीं है। लेकिन अगर इस करार को लागू किया जाए तो जो जमानत का उद्देश्य है वह क्या हो जाएगा, विफल। तीसरा देखिए, अगर वह कपटपूर्ण हो, यानी कि अगर करार का उद्देश्य कपटपूर्ण हो, किसी को धोखा देने वाला हो, तो वह करार भी अवैध होगा, विधि विरुद्ध होगा, विधिपूर्ण नहीं होगा, अनलॉफुल होगा। तो अभी संविदा नियम में पूरा तो कपट बताया गया, आपका कह सकते हैं कि कपट की परिभाषा भी एक दो दिन पहले संविदा नियम में बताई गई थी, 17 में दी गई है। किस धारा में, 17 में। किस केस में कपट को परिभाषित किया गया, फिर एक बार याद करें, कौन सा केस बताया था, डेरी वर्सेस पिक। जज का नाम याद रखे, हर सैल। भाई डेरी बनाम पिक के बाद में जस्टिस हरसैल ने फ्रॉड की परिभाषा दी, कपट में धोखा देने का इरादा होना आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक है। अगर धोखा देने का इरादा न हो, धोखा खा जाए दूसरा व्यक्ति, तो कपट नहीं, 18 में क्या कहलाएगा,
मिस रिप्रेजेंटेशन या दुर्व्यपदेशन कहिए या मिथ्या व्यपदेशन, एक ही है दुर्व्यपदेशन। अगला देखिए आपका चौथा पॉइंट देखा जाए, वह अगर किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को, अच्छा हाँ बताइए, तो पूछना है तो बताइए नहीं। आगे देखिए चौथा, ये टीपीए की धारा 53 भी जोड़ सकते हैं, कपट में कॉन्ट्रैक्ट की धारा 17 भी जोड़ सकते हैं, उतना अब संभव नहीं है पढ़ाना आपका। अगला देखिए किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षत पहुंचाने वाला हो, तो इसमें तो और आसान है। ए बी से करार करता है कि हे बी, तुम सी की हत्या कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, तो ये करार भी आपका धारा 23 में वैध होगा कि अवैध होगा? अवैध, यानी कि विधिपूर्ण होगा कि नहीं होगा? विधिपूर्ण नहीं होगा। अब संपत्ति को एक नुकसान पहुंचा दिया जाए, ए बी से करार करता है कि हे बी, अगर तुम सी का घर जला दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। करार का उद्देश्य किसी की संपत्ति को क्या पहुंचाना है? नुकसान। तो ये भी धारा 23 में अवैध होगा कि नहीं होगा? तो एक उदाहरण किसका बताया गया? शरीर का नुकसान, एक उदाहरण संपत्ति का। न्यायालय उसे अनैतिक माने, यही आपका थोड़ा सतर्क रहना है आपका। फिर एक बार देखिए, जहां तक अनैतिक या इमोरल शब्द की बात है, कौन से करार का उद्देश्य नैतिक है, कौन सा अनैतिक है, ये भारतीय संविदा अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो घेरू लाल पारिख बनाम महादेव दास के वाद में जस्टिस सुब्बा राव ने, अंडरलाइन कर लीजिएगा केस, बहुत पूछा जाता है आपका, घेरू लाल पारिख, घेरू घेरू घेरने वाला, घेरू लाल पारिख बनाम महादेव दास के वाद में जस्टिस सुब्बा राव ने यह कहा कि यहाँ जो अनैतिक शब्द का यूज हुआ है इमोरल का, वह केवल सेक्सुअल इमोरल, मैथुन अनैतिकता तक संबंधित है। ये आपका हम नहीं बता रहे हैं, ये सुब्बा राव बता रहे हैं। लेकिन आपका अगला देखिए, आपका अगला है न्यायालय उसे पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माने। इसी पर आपका क्वेश्चन एक बनता है, लास्ट पॉइंट है, यदि न्यायालय किसी करार के उद्देश्य को लोकनीति या पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध मानता है तो वह करार भी अवैध होगा, यानी कि विधि विरुद्ध होगा, यानी कि विधि पूर्ण नहीं होगा, अनलॉफुल होगा। और अवैध होने का अंतिम परिणाम मैं लगातार क्या बता रहा हूँ, सुन, उस करार को लागू नहीं करा जा सकता। यहीं से आपका पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। देखिए कौन किस करार का उद्देश्य आपका लोकनीति के पक्ष में है, किस करार का उद्देश्य लोकनीति के विपरीत है, ये कहीं परिभाषित नहीं है। पहला नियम, पब्लिक पॉलिसी भी परिभाषित नहीं है, लोकनीति भी परिभाषित नहीं है। तो पहला नियम जानिए, लोकनीति का मतलब ये हुआ कि ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीतियाँ, ऐसी योजनाएं, ऐसी शर्तें जो जनता की भलाई के लिए हो, यानी कि जो बातें जनता की भलाई के लिए हो वह लोकनीति के पक्ष में, और जो बातें जनता की बुराई के लिए हो वह लोकनीति के क्या होगी, विपरीत। तो कौन यह डिसाइड करेगा कि कौन सी संविदा की बातें जनता के फेवर में है, कौन सी बातें जनता के हित के विरोध में है? इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। अतः चूंकि कब न्यायालय जनता के हित में मान ले, कब जनता के हित के विपरीत मान ले, इसका निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय। इसीलिए रिचर्डसन बनाम मेलिस के वाद में, खूब याद रखिएगा इसे, रिचर्डसन बनाम मेलिस के वाद में जस्टिस बौरो ने लोकनीति की तुलना शैतान घोड़े, बिगड़ैल घोड़े
या बेकाबू घोड़े, अनियंत्रित घोड़ा, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा, अनकंट्रोल हॉर्स से की है। क्यों की है? क्योंकि कब न्यायालय पक्ष में मान ले लोकनीति के उद्देश्य को और कब विपक्ष में मान ले, इसका कोई भरोसा नहीं। भारत में कौन सी नीतियां लोकनीति के विरोध में होंगी, इसकी लिस्ट दी गई है। न्यायालय चाहे तो उसमें और बातें जोड़ सकता। अभी हम बता रहे हैं इंग्लैंड में इस बात पर विवाद है, लेकिन आपका लॉर्ड डेनिंग का भी कोटेशन याद रखिए, पूछा गया है कि अगर घुड़सवारी करने वाला व्यक्ति अच्छे से घुड़सवारी घोड़े पर करे तो आपका ये अनियंत्रित घोड़े को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि किसने कहा है? लॉर्ड डेनिंग ने, कि क्या घोड़े को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, लेकिन लगाम क्या करिए? कस के पकड़े रहिए, नहीं कि दूल्हा राजा बैठे और घोड़ा चल तो चल चल घोड़ा चल, और घोड़ा क्या हुआ? सरपट दौड़ गया तो चल गया। अब बाराती मान लीजिए पहुंच गए आपका बस से, इधर घोड़ा की सवारी निकली है और घोड़ा लेकर दूल्हे को क्या हुआ? तो पहले बाराती को जानते हैं भोजन नहीं कराते लोग, एक दो लोग बिना भोजन के रह गए थे, बारात में गए तो भोजन नहीं कराया जाएगा जब तक दूल्हा नहीं आएगा। बारातियों को बंधक गांव वाले बना लेते हैं और कुटाई भी कर देते कई जगह, धान जैसे कि दूल्हा मंगाओ, तो दूल्हा को पहले चार लोग जाएंगे खोजने, रात भर खोजा जाएगा, कहीं गिरा पड़ा धूल धक्कड़ में मिलेगा, वही झाड़ उड़ कर जल्दी जल्दी आपका आएगा, और फिर विवाह जल्दी जल्दी पंडित से कहा जाए कि 5 मिनट में क्या करिए, 1,000 की जगह पर 5,000 लीजिए आगे देखिए भाई आपका, लेकिन जल्दी से 5 मिनट में निपटाइए, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगला देखिए आपका, अब लोकनीति पर पहले केस देखा जाए। रिचर्डसन बना मेलिस का केस याद रखिएगा, जज का नाम पूछा गया है जस्टिस बोरो। देखिए आगे, फिर आपका देखिए आपका ये एक केस देखा जाए आपका लिली व्हाइट बनाम मोनू स्वामी का। लिली व्हाइट बनाम मोनू स्वामी का केस भी महत्वपूर्ण है आपका। फिर एक बार देखिए, एक व्यक्ति एक लॉन्ड्री वाले को अपना कोट धुलने के लिए देता है। कोट की कीमत लॉन्ड्री वाला एक रसीद देता है और कहता है कि अगर ये कोट भूल गया तो मैं कोट की कीमत का केवल और केवल 50% दूंगा। न्यायालय ने इस करार को, इस शर्त को लोकनीति के विपरीत माना और पूरा पैसा दिलवाया और कहा कि ये शर्त मान्य नहीं। अगर ये शर्त मान ली जाए तो प्रत्येक व्यक्ति लिख देगा 1/3 पैसा देंगे, खुद ही कोर्ट रख लेगा, 2,000 का कोर्ट 500 में निपटा देगा। इससे तो बेईमानी और चोरी का क्या होगा? बढ़ावा। तो ये जो शर्त है कि हम 50% ही देंगे, क्या ये शर्त लोकनीति के विरोध में है कि लोकनीति के पक्ष में, विरोध में? यानी कि जनता की भलाई के पक्ष में है कि विरोध में? विरोध में। तो मानी जाएगी कि नहीं? शर्त ही शून्य, पूरा पैसा न्यायालय ने दिलवाया। कौन सा केस है? लिली व्हाइट बना मोनू स्वामी। अगला देखिए, इंग्लैंड में लोकनीति की श्रेणियाँ आपका मने निश्चित हैं। विवाह में दलाली की संविदा खाइए, नहीं विवाह में दलाली हाँ, ठंडी का थोड़ा असर हाँ, थोड़ा बोलने में भी आपका देखिए आपका विवाह में दलाली की संविदा। मौर्य जी उदाहरण बताइए तो, जैसे कि मौर्य जी मान लीजिए आपका लड़के के पास गए, कहा कहे कि तुम बीसा बीसा हो गए हो, यानी कि राण साण सन्यासी हो गए हो, यानी कि राण साण सन्यासी मैंने 40 साल के हो गए हो, और चलो मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, लेकिन कुछ पैसा हमें क्या करना। तो विवाह में दलाली की संविदा ले लीजिए, विवाह में दलाली। तो बताइए ये करार लोकनीति के विपरीत माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा, और एक पैसा नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ये करार अवैध होने के कारण क्या होगा? सुन, ये इंग्लैंड में बताया जा रहा है, अभी भारत में अभी ना आइएगा।
फिर आपका शाश्वतता को बनाए रखने, यानी कि धारा टीपीए की 14 आप लिख सकते हैं शाश्वतता। व्यापार अवरोधी करार, व्यापार पर रोक लगाने वाले करार, बाजी करार भी इंग्लैंड में है। और शत्रुओं के साथ व्यापार करना, करार करना, यानी कि जिससे युद्ध हो रहा जाकर उसी को क्या करिए, सहयोग करिए। अब इंग्लैंड में ये श्रेणियां आपका कह सकते हैं कि जो दी गई है, 5 श्रेणियां हैं। इसको न्यायालय बढ़ा सकते हैं कि नहीं, इस विषय पर विवाद है। अब यहाँ आपका ये एक बार एलएलएम में थोड़ा अंदर से पूछा गया है। लॉर्ड हेल्सबरी मानते हैं कि इन श्रेणियों को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलएम में पूछा गया था, लॉर्ड लोरबर्न का कोटेशन पूछा गया था कि किसने कहा था कि इंग्लैंड में लोक नृत्य की श्रेणियों को सरल रखना चाहिए, यानी कि उसको बढ़ाया जा सकता है। 5 से अधिक न्यायालय बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं। उसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भाई जे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन इलाहाबाद एलएलएम के प्रवेश परीक्षा में एक बार अंदर से ये लॉर्ड लोरबर्न का कोटेशन आया है। आइए भारत में देखा जाए। भारत में पहले से निश्चित है श्रेणियाँ, और न्यायालयों को ये पावर है कि नई नई कैटेगरी क्या करे, बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घेरूलाल पारिक बनाम महादेव दास में जस्टिस सुब्बा राव ने कहा कि न्यायालय नई नई कैटेगरी बना सकता है। लिली व्हाइट का केस बता ही दिया गया। नरगिस मिर्जा का केस है आपका, परिचारिका वाला है, एयर होस्टेज वाला आपका। तो भारत में कौन कौन से जो करार है वह लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। अब भारत में आ जाइए, देखिए आपका लोक पद का विक्रय, इसमें तो बताने की आवश्यकता है कि नहीं यानी कि पब्लिक ऑफिस का विक्रय, जैसे इस समय आपका चल भी रहा है, नाम नहीं लिया जाएगा। तमाम वैकेंसियां हैं जहां पैसा दो और पद पाओ, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या माध्यमिक हो या हायर हो। ज़्यादातर आजकल यही हो रहा है। जो गरीब है बेचारा मेहनत कर रहा है, पैसा नहीं है, तो वह प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जल्दी नहीं बन पाएगा। ये शाश्वत सत्य है। लेकिन कौन कहने जाए कि आप पैसा ले रहे हैं, यानी कि ये ही आपका माने समस्या है। जबकि अंदर खाने ज़्यादातर नियुक्तियाँ 16-16, 20-20 लाख देकर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर लोक पद का विक्रय का करार होता है कि चलो हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, 2 लाख दे दो, 10 लाख, ये करार अवैध होने के कारण क्या है, सुन, पैसा वसूला नहीं जा सकता, फिर डूब गया तो डूब गया। विदेशी शत्रु के साथ व्यापार, अगर युद्ध के दौरान आप विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करते हैं तो वह करार भी शून्य है। अब रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कोई यूक्रेन का व्यक्ति रूस से व्यापार करे तो उस समय करार शून्य होगा कि वैध होगा, शून्य। आपका माने सिविल कार्यवाहियों में डालना, बाधा डालना मतलब कि आपका झूठी गवाही देना पैसा लेकर, तो आजकल पैसे पर गवाह मिल ही जा रहे हैं। आपराधिक अभियोजन में बाधा, मुकदमा न चलाना, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, लेकिन धारा 320 के अधीन सीआरपीसी, यानी कि 320 में समझौता हो सकता है, उसके अलावा अन्य में नहीं। तो क्या दुराचार के मामले में समझौता हो सकता है? तो पीड़िता को पैसा दे दिए कि लो पैसा लो, गवाही न देना, तो आपका ये जो करार है आपका लोकनीति के क्या होगा, विपरीत। अलग बात है कि मुकर जाए आपका पैसा लेकर, तमाम हो भी रहा है आपका। अगला आपका मने कह सकते हैं विवाह में दलाली की संविदा बता ही दिया गया है। तो एक पंडित जी थे, आपका लड़के से कहे कि तुम 40 साल के हो गए हो, मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, बस 1 लाख 1 रुपया क्या करना, हमें दलाली दे देना। तो बताइए ये जो आपका करार है ये लोकनीति के पक्ष में है कि विपक्ष में? विपक्ष में। अवैध होने के कारण क्या होगा, विवाह के बाद गए पंडित जी कहाँ, मुकदमा किए न्यायालय में कि ये तो वादा किया था विवाह में, क्या देगा, दलाली।
क्या वसूल सकते हैं कि नहीं कानूनन? वसूल सकते हैं कि नहीं? चलिए आपका वाद क्रय एवं वाद पोषण यानी कि चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस कहा जाता है। देखिए अगर वाद क्रय और वाद पोषण देखिए, वाद क्रय का मतलब यह हुआ वाद को खरीद लेना, जैसे वकील साहब खरीद लेते हैं कि एक्सीडेंट का मामला है तो तमाम वकील घूमते रहते हैं, आपका अंतिम संस्कार में जाएंगे, गमी में जाएंगे, पूरा सांत्वना देंगे, उसके 15 दिन बाद जाएंगे कि मेडिकल का कागज पत्तर दे दीजिए, आप हम मुकदमा करेंगे, जो पैसा मिलेगा 50-50 क्या करेंगे, आप केवल गवाही देने आ जाएगा, जितना खर्चा लगेगा हम देंगे। और जब 6 लाख मिलता है तो 3 लाख वकील साहब और 3 लाख कौन? क्लाइंट। ये अगर वाद क्रय सद्भावना पूर्वक है, सहायता देने के लिए कि पैसा नहीं हम लड़ लेंगे इसकी ओर से, मुकदमा खरीद लिया जाए, तो वह वैध होगा। लेकिन मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो वह क्या होगा? अवैध। वैध नहीं होगा, अवैध। वाद पोषण का मतलब कि ए बी मुकदमा लड़ रहे हैं और ए को आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं पैसा देकर कि लड़ो लड़ो, तो अगर ए गरीब है और आपका, जैसे कि मौर्य जी सपोर्ट आप कर रहे हैं कि नहीं, दो कुत्ते लड़ रहे थे तो बिल्ली जी क्या की, रोटी लेकर क्या की, भाग गई। तो दो लोग लड़ रहे थे तो उसी में मौर्य जी भी क्या किए, आपका अपना हित साध लिए, तो आपका तो उसी प्रकार यहाँ भी समझिए, यानी कि ए भी ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और आपका ए बी में एक तीसरा आ गया सी और ए को देने लगा पैसा कि चलो लड़ो लड़ो। तो अगर उद्देश्य ये है कि ए गरीब है, लड़ाई कोर्ट में नहीं कर सकता और एक को सहयोग किया जाए, तब तो ये करार बैठ। लेकिन बस ये उद्देश्य है कि खूब दोनों आपस में क्या करें, लड़ते रहें, तब तो आपका कह सकते हैं कि ये अवैध होगा। जैसे अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन और रूस क्या करते रहे, लड़ते रहे, विश्व में अशांति पैदा होगी, तो जो हम हथियार बना रहे हैं ये हम बेचेंगे और बेचकर क्या कमाएंगे? पैसा पैसा पैसा। तो आपका तो लास्ट उद्देश्य मेन ये है। आपका ये भी उद्देश्य है कि विश्व में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो देखिए भारत भी सक्रिय हो गया है, इधर से मार उधर से बना भी रहा है। लेकिन मोदी जी के समय में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे गए हैं, ये आपका रिपोर्ट आई है, इतना ज्यादा हथियार विदेश से कभी खरीदे नहीं गए जितना इनके कार्यकाल में खरीदे गए। आपका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ये इतिहास गवाह है कि खूब पैसा लुटाया गया, यानी कि खूब। लेकिन ये भी एक लास्ट में सिद्धांत जान लीजिए कि केवल आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास से देश नहीं बच सकता। इसका उत्तम उदाहरण यूक्रेन है। अगर यूक्रेन केवल विकास की ही बात न सोचता, दो चार परमाणु बम भी बनाए रहता, विमानों पर खर्चा करता, हथियारों पर करता, तो रूस आक्रमण करता तो वह अपना क्या करता? बचाओ। सबक लेना चाहिए देशों को, ये सबक लेना चाहिए कि केवल बुद्धि का ही विकास नहीं, सुख सुविधाओं का विकास नहीं, बिजली पानी का, आपका सुरक्षा का भी क्या करिए विकास। कब क्या हो जाए, कब भारत पर चीन आक्रमण कर दे, कब पाकिस्तान, कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए भारत को पहले से ही क्या रखना होगा? अपनी मजबूती। यानी कि यूक्रेन ने यही गलती की, खूब बिजली बनाया, परमाणु बम बनाया ही नहीं, तो पूरा बिजली संयंत्र ध्वस्त। अब जितना लोग सुख सुविधा में थे, कल्पना करिए जो जिंदगी भर सुख सुविधा में रहा है, न पानी मिल रहा है न बिजली, और -35-30 डिग्री सेल्सियस में कैसे लोग रह रहे हैं। आप तो इतने में अभी माइनस पर गया नहीं, तब त्राही त्राही है। एक कल्पना करके देखिए कि वहाँ के भी तो लोग जी रहे हैं, तो वहीं लकड़ी जला रहे हैं आग, जैसे यहाँ आप जला रहे हैं, और वहीं आग क्या कर रहे हैं? न बिजली न पानी न कुछ, सब स्वाहा है, क्योंकि सब ध्वस्त हो चुका है। तो कल आपका क्लास चलेगा भाई, कल आपका टीपीए में पट्टा और कांटेक्ट में अब 24 से उड़ान भरना है, 23 समाप्त हो गई।